अगर कुर्सी आपको इतना कमजोर बनाती है तो मुझे लगता है ऐसी कुर्सी तो नहीं चाहिए। कश्मीरियों ने मौका दिया है पूरे मुल्क को कि आप हम दोनों फिर इकट्ठे हो सकते हैं। 50 मेंबर होने का क्या फायदा है, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने का क्या फायदा। एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने फैसले लिए हैं, आज तक किसी ने वो फैसले मैंने उनकी बात मानी होती तो आज भी महबूब मुफ्ती वजीर आला हो। मेरे ख्याल में भी बहुत कम टाइम हो गया, अब 6-7 महीने हो गए। साहब कहते हैं मेरे साथ क्यों नहीं सरकार बनाई, उन्होंने मेरी पार्टी को तो 28 से 3 सीटों पे पहुंचे। मैंने खुद एज चीफ मिनिस्टर लेटर लिखा सेपरेटिस्ट को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है ना। तो ये जो सरकार बनी है तो लोग नाला है। मेरे ख्याल में भी बहुत कम टाइम हो गया, अब 6-7 महीने हो गए हैं। अभी सरकार को कुछ काम तो कर सकती थी सरकार इस वक्त में, जो उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की थी वो नहीं हुई अभी तक। पर मुझे लगता है अभी थोड़ा और वक्त दरकार है, क्योंकि बड़े मुश्किल हालात में इस वक्त जम्मू कश्मीर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, बेकारी है। तो ऐसे में हम सोचेंगे रातों रात सरकार के पास कोई अलादीन का चिराग है। बिजली के पहले मीटर नहीं लगने थे, स्मार्ट मीटर, अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जिससे बिजली का बिल, तो हमने लाए थे 2-3 हमने बिल्स लाई थी जिससे सरकार की मदद हो जाती है। आपको पता है मैंने पहले PHED बनाई, मैं चाहती थी कि हम इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं, रियासत के हालात ऐसे हैं कि हमें इकट्ठा चलने की ज़रूरत है 2019 के बाद। उसके बाद उसमें क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना चाहती। उसके बाद मैंने फिर कोशिश की कि जो मुल्क के में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ की लीडरशिप इकट्ठे होनी चाहिए। जैसे वक्फ बिल आया तो हमारा एक इकट्ठा मौक़िफ़ होना चाहिए था, ताकि मुल्क के लोगों को लगे, माइनॉरिटीज़ को लगे, मुसलमानों को लगे नहीं जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ की लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है, हमारा सहारा बनने के लिए तैयार है। पर अनफॉर्चुनेटली जो वक्फ बिल आया तो उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल रहा, जो सरकार का रोल रहा, बहुत ही मायूस कुन था। उसमें न सिर्फ कि उन्होंने रेजोल्यूशन असेंबली में लाने से रोक दिया, बल्कि फारूक साहब और उमर साहब खुद उस मिनिस्टर का इस्तकबाल कर रहे थे ट्यूलिप गार्डन में जिसने ये बिल लाया। तो मेरी कोशिश थी कि हम इकट्ठे चलें, हमें क्या लेना देना, सरकार तो उन्होंने बनाई, पर कहीं ना कहीं अगर हम इकट्ठे होते तो जो मुल्क में माइनॉरिटीज़ हैं, इवन सरदार, मैंने सोचा अगर हम इकट्ठे नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं 20-25 करोड़ मुसलमानों का एक सहारा बन जाएगा कि फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सेम पेज पे हैं। तो वो नहीं हो सका उसमें। तो बाद में देखा हमने कि जिस तरह वक्फ बिल पे इन्होंने रोल किया वो अच्छा नहीं था। जब मैं चीफ मिनिस्टर थी बेशक हालात बहुत ख़राब रहे, मगर जो एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने फ़ैसले लिए हैं, आज तक किसी ने वो फैसले नहीं लिए, खासकर पिछले 30-35 साल में। सीज़ फायर, हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सीज़ फायर की डिमांड की, सीज़ फायर हो गया। 12,000 नौजवानों की FIR मैंने वापस ली, बीजेपी के साथ मेरी सरकार थी। हमने यहाँ पर इतना बड़ा डेलीगेशन, हाई पावर डेलीगेशन, जिसमें अरुण जेटली थे, राजनाथ सिंह थे और रामविलास पासवान थे, सीताराम येचुरी थे, खरगे साहब थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। वो कोई पार्टी नहीं है जिसके लोग नहीं थे। और हमने कश्मीर के दरवाजे पे उनको लाया। कुछ लोग तो बिल्कुल सेपरेटिस्ट के दरवाज़ों पे भी चले गए। मैंने खुद एज चीफ मिनिस्टर लेटर लिखा सेपरेटिस्ट को कि आइए बात कर लीजिए, ये आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया है। तो इतना पावरफुल, मैंने बीजेपी के 2 मिनिस्टर ड्रॉप कर दिए, एक जो हमारी बच्ची के रेप और मर्डर का था कुठवा में। तो ये चीफ मिनिस्टर, मतलब इतना पावर देखना, इतने सारे फैसले लेना, और आज बेबसी और बेकसी की हालत में आप बैठे रहो, आप ज़बान भी ना खोल सको। तो आज आप मुंह नहीं खोल पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो फिर 50 मेंबर होने का क्या फ़ायदा है, 3 मेंबर पार्लियामेंट होने का क्या फ़ायदा है कि जब आप में जुर्रत ही नहीं है। अगर कुर्सी आपको इतना कमज़ोर बनाती है, बुज़दिल बनाती है, तो मुझे लगता है ऐसी कुर्सी तो नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ पावर है, ज़बान तो खोल सकते हैं आप, पर आप ज़बान भी नहीं खोलते हैं। पर ये ज़रूर था मेरा कि जो यूनियन टेरिटरी में जो एक स्टेट जिसके स्पेशल पावर्स रहे हों, जिसकी अपनी असेंबली, अपने कानून बनाते हो, और मतलब लोगों के साथ खड़े रह के बड़े बड़े फैसले कर सकते हो, तो यूनियन टेरिटरी में खाली आप ट्रांसफ़र के लिए झगड़ा करो LG के साहब के साथ,
है ना, वही होता है ना, छोटी छोटी पटवारी की ट्रांसफर के लिए झगड़ा करना पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को फुल मेजॉरिटी दिया है लोगों ने, एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह उमर साहब ने जीता है। तो पीडीपी को 5 या 2 या 3 सीटें बिल्कुल 3 सीटें हासिल हुई। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपका एक तजुर्बा है? हमारी 28 सीटें थी, बीजेपी की 28 सीटें थी, जम्मू का सारा मैंडेट बीजेपी को मिला था। उसके बावजूद हमने 5 महीने, मैंने 3 महीने लगाए, मुफ्ती साहब ने 2 महीने लगाए, और एजेंडा ऑफ अलायंस बना, जिसमें सबसे पहले था 370 के साथ नहीं छेड़ना। और जब तक हमारी सरकार बनी, बीजेपी ने टेढ़ी आंख से भी 370 को नहीं देखा, जिसमें हमने कहा था नए रास्ते खोलने हैं, बाकी चीजें करनी, मतलब हमारा एजेंडा, पीडीपी का एजेंडा, और बीजेपी मान गई, और 28 सीटें टोटल। उसके बाद मैंने वजीर आला बन के जो फैसले किए वो शायद कोई नहीं कर सकता था। 80,000 करोड़ का पैकेज लाया, क्योंकि सैलाब ने कश्मीर में बर्बादी मचाई थी, आपको पता है, सारा तबाह होता है। फारूक साहब, उमर साहब कहते हैं मेरे साथ क्यों नहीं सरकार बनाई? आपके साथ सरकार बनाते तो क्या मोदी जी जो लाहौर चले गए, क्या आप वो करवा सकते थे? क्या आप 12,000 नौजवानों की जो FIR वापस, उसमें हमारे साथ हाथ मिला सकते थे? आपने तो अपने वक्त में एक FIR वापस नहीं दी। क्या आप जो मैंने इतने बड़े फैसले लिए, हुर्रियत को लेटर लिखा, क्या आप ऐसा करवा सकते? मतलब कि आप कहते हैं कि हमारे साथ सरकार क्यों नहीं बनाई? तो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 सीटें हैं, है कि नहीं? 3 मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्होंने पहला बयान क्या दिया? हम दिल्ली के साथ काम करना चाहते हैं। यानी 50 मेंबर होने के बावजूद वो कहते हैं मैं दिल्ली के बगैर नहीं चल सकता, मैं दिल्ली। हमारे पास तो 28 मेंबर ही थे। हमारा एजेंडा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है सड़क, बिजली, पानी, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। हमारा एजेंडा था, मुफ्ती साहब का एजेंडा था कि मुझे जम्मू कश्मीर को इस खून के दलदल से बाहर निकालना है, जो उन्होंने वाजपेयी के साथ मिलके किया था, रास्ते खोलने की बात, पाकिस्तान के साथ सीज फायर डायलॉग की बात। उसने कहा कि बीजेपी की सरकार आई है, इसके साथ में आगे वो चला सकता हूँ, क्योंकि उससे पहले NC कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी सरकार थी और दिल्ली में भी थी, मगर जो पीस प्रोसेस मुफ्ती साहब के वक्त में, वाजपेयी जी के टाइम में था, वो आगे नहीं चला सके। सरकार में रह के भी, यहाँ भी दिल्ली में वो पीस प्रोसेस, तो इसलिए उस पीस प्रोसेस को चलाने के लिए मुफ्ती साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया, जिसका हमें बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा कि हम 28 से 3 सीटों पर पहुंचे। पर मुझे लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर को खून खराबे से निकालने के लिए हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो हमने कोई गलत नहीं किया उस वक्त। आपने तो दुलत साहब की किताब पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फारूक साहब ने खुद कहा कि अगर बीजेपी ने मेरे से मशवरा किया होता तो मैं असेंबली के, इतनी फौज लगाने की जरूरत ही नहीं थी, मैं असेंबली के जरिए 370 हटाता। हमने तो 370 की रखवाली की। तो ये तो खुद ही आप समझ सकते हैं कि कौन कितने पानी में इकट्ठे थे। बिल्कुल इकट्ठे थे। काश अगर ये ग्राउंड पर भी वो तो वो क्या करें, मैंने तो PhD तो मैंने बनाई, तो उसको किसने तोड़ा? मैंने तो नहीं तोड़ा। मैंने तो बहुत कोशिश की। उसके बाद मैंने दोबारा कोशिश की, जब मैंने इफ्तार में जो भी जैसे वो हमारे मुखालिफ हो गए, उनको भी शायद लोग बुरा भला कहते होंगे, पर कोशिश ये थी कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाएं इस वक्त। मगर बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। जिस तरह वाक़फ़ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का तरीक़ेकार था, उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिला के रख दिया कि एक इतना टॉल लीडर, कदावर लीडर फारूक साहब, एक उस मिनिस्टर के इस्तेकबाल के लिए बाग में खड़ा है जिसने ये बिल लाया। तो उसमें तो खाली उन्होंने मुसलमानों को नहीं, उन्होंने हमारी भी जलालत कर ली, उस पूरे कश्मीर के मुसलमानों की जलालत की उन्होंने। तो मैडम, ये जो मैंडेट आया, आप 3 सीटों पर आप कह रही सिमट गए हैं, तो इसका यही रीज़न हो सकता है कि आज जिस तरह आपने कहा कि हमें खमियाजा उठाना पड़ा बीजेपी के? नहीं, वो भी, और जिस तरह बीजेपी ने हमारे पीछे चली गई, 2019 के बाद उन्होंने किसी पार्टी को टच नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को टच किया नहीं किया, किसी और पार्टी को टच किया। उनको मालूम था कि अगर कोई रेजिस्टेंस देगी हमें जमात, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ काम किया था, उन्होंने देखा था, अगर मैंने उनकी बात मानी होती तो आज भी महबूब मुफ्ती वजीर आला होती, अगर खुदा ना खास्ता मैंने उनका एजेंडा चलाया होता, मगर वो 2 साल मैंने अपना एजेंडा चलाया। तो यही वजह है कि उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ा। 50 हमारे एक्स MLAs, मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा मेंबर, MLCs, मिनिस्टर्स, उनको पार्टी से निकाला। तो जो 50 लोग बनाने में आपको कम से कम 20-30 साल लगते हैं उनको उस लेवल तक पहुंचाने में। जब एक साथ 50 लोग आप पार्टी से निकालोगे तो वो पार्टी तो कमज़ोर हो जाएगी ना। नए लोग बनाने में तो टाइम की ज़रूरत है ना, टाइम लगता है। तो इसलिए पहला नज़ला तो मेरे ऊपर ही गिरा।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से तो किसी को नहीं निकाला, तो इतना किया, कुछ किया गया तो जिस पार्टी को तोड़ दो, उसके बाद उस पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम थे कि भाई आप बीजेपी के साथ क्यों गए, तो नेचुरली लोगों ने गुस्सा दिखाया। तो नाराज लोग वापस आ रहे हैं, कहाँ कोई आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, पर उसमें भी हम देख रहे हैं कि कौन आना चाहिए और कौन नहीं आना चाहिए, वो सोच समझ के हम उसमें फैसला कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जिस तरह उस वक्त हालात ख़राब थे, सेपरेटिस्ट के दरवाजे पे पूरे मुल्क की लीडरशिप आए, मिनिस्टर्स आए, अगर उस वक्त सेपरेटिस्ट ने दरवाज़ा खोला होता, कुछ भी नहीं करते, कब कहवा उनको पिलाते। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ना मेरी चिट्ठी का कोई रिस्पांस दिया, ना वो डेलीगेशन का रिस्पांस दिया, दरवाजे बंद कर दिए और पूरे मुल्क में गलत मैसेज चला गया है कि कश्मीरी कैसा है, ये शायद इसको लिहाज नहीं है। तो आज जब बीजेपी जो समझती है कि हम पूरे कंट्रोल में हैं, आज तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली जो हादसा हुआ, शायद थोड़ा सा उनको सोच में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो बीजेपी को भी अगर ये ख्याल रहे कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। कश्मीरियों ने मौका दिया है पूरे मुल्क को कि आप हम दोनों फिर इकट्ठे हो सकते हैं, हम साथ चल सकते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी को इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।